Parts of flue gas desulfurization unit. The flue gas desulfurization unit or a flue gas desulfurization tower or a SO2 absorber tower, these are all the same thing. And when we talk about same thing in this video, and they have a variety of parts and very intricately placed in combination with each other so that the tower functions properly. तो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं यहाँ पे स्प्रे टावर्स की बात कर रही हूँ, तो भले ही मैं कह रही हूँ फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, पर वहाँ मतलब मेरा स्प्रे टावर से, जो कि बाकी दोनों को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और ये जो स्प्रे टावर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं उसको आसान भाषा में आपको समझा दूंगी कि वो जो टावर होता है उसके अंदर पंप भी होता है, उसके अंदर पाइपलाइंस भी होते हैं, उसके अंदर एक डिमिस्टिफायर भी होता है, एक परफोरेटेड ट्रे भी होता है। उसके अंदर कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं? Absorber tower made of stainless steel or carbon steel lined with rubber or ceramic. तो एक अब्जॉर्बर टावर होता है, एक बड़ा सा टावर होता है जिसकी हाइट 10 से 30 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। तो उतनी हाइट का एक टावर होता है, और वो या तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है या कार्बन स्टील लाइंड विथ रबर या सिरामिक। तो ये जानबूझ के इन्हीं मटेरियल्स का इसलिए बना होता है ताकि क्रोजन ना हो सके, क्योंकि अंदर का जो एटमोस्फेयर है ना, उसमें लाइम भी है, उसमें एसिड भी है, उसमें कांस्टेंट रिएक्शन हो रहा है, उसमें वाटर भी है। तो टावर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत कोरोसिव होता है, और इसलिए उसको इस प्रकार से बनाया गया है, उसको इस मटेरियल से बनाया जाता है ताकि टावर को अंदर से जंग ना लगे। उसके अलावा उसमें पंप्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लगे होते हैं टावर के बेस में, और टावर के बेस में अंदर की तरफ एजिटेटर्स लगे होते हैं, ये सब टावर के बेस में। नोजल्स टू मिक्स कंप्रेस्ड एयर, टावर के बेस में ही नोजल्स भी लगे होते हैं जिससे कि फोर्स्ड या कंप्रेस्ड एयर अंदर टावर के नीचे जाती है। और टावर के थोड़ा बेस से जब ऊपर उठेंगे तो ऊपरी भाग में होता है परफोरेटेड ट्रे, मिड लेवल में होता है। परफोरेटेड ट्रे के ऊपर होता है a mesh of spray nozzles forming spray jets above the perforated tray. तो वो जो परफोरेटेड ट्रे होती है, मतलब छिद्रदार जो प्लेट होती है, छिद्रदार जो थाली होती है, उसके ऊपर स्प्रे डेक्स होते हैं। वो बेसिकली जाली होता है, एक नेटवर्क होता है स्प्रे नोजल्स का, जिससे कि जो लाइम स्लरी है वो एक मिस्ट की तरह स्प्रे की जाती है ऊपर से नीचे। मिस्ट एलिमिनेटर अबव द स्प्रे डेक्स, तो पहले परफोरेटेड ट्रे, फिर स्प्रे डेक्स, और फिर मिस्ट एलिमिनेटर होता है सबसे ऊपर। और ये क्या करता है? मिस्ट एलिमिनेटर अबव द स्प्रे डेक्स टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ लाइमस्टोन स्लरी विद फ्लू गैस। तो फ्लू गैस जो है वो नीचे से आ रही है और वो अपने साथ ऊपर बढ़ेगी, तो लाइमस्टोन स्लरी को भी ऊपर खींच ले सकती है, और वो फ्लू गैस, और अगर उसको रोका नहीं गया तो वो लाइमस्टोन स्लरी भी फ्लू गैस के साथ बाहर निकलेगी। उसको रोकने के लिए मिस्ट एलिमिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आउटलेट फॉर न्यूट्रलाइज्ड फ्लू गैस एट द टॉप ऑफ द टावर, तो ऊपर सबसे ऊपर टावर के मुंह होता है आउटलेट, और उससे साफ गैस बाहर निकल जाती है। So what are the parts of the flue gas desulfurization unit? Absorber tower, which is made of stainless steel or carbon steel lined with rubber or ceramic. This is to prevent corrosion of the absorber tower. Pumps, there are centrifugal pumps which suck in the limestone slurry and push it upward to the spray nozzles from where it is sprayed downwards. So pumps, agitators at the base of the tower to continuously mix the limestone slurry so that it doesn't solidify. Nozzles to mix compressed air. There are nozzles at the base of the tower to mix compressed air into the limestone slurry. Perforated tray at mid-level. When you reach the mid-level, there's a perforated tray, which is like holes in a tray. The perforated means having holes. Above the perforated tray is a mesh of spray nozzles, which is a network of spray nozzles forming a spray deck above the perforated tray. Then above the spray nozzles is the mist eliminator, and it is to prevent the escape of limestone slurry with the flue gas. And finally, there is the outlet for the neutralized flue gas to go out from the top of the tower. So let's see what happens. Flue gas enters, the dirty flue gas enters. Now this flue gas is made from yellow color because sulfur dioxide is a dirty yellowish gas. So this arrow is dirty yellowish to indicate that this flue gas contains sulfur dioxide. Now sulfur dioxide being a gas, it tries to rise up to the tower. So what happens? And then the limestone, the calcium hydroxide slaked lime slurry is here, which is crushed limestone mixed with water, that is here. And this circulation pump, it sucks, it has one of the openings inside the tower. So from this opening, this limestone slurry is sucked and pumped up to these nozzles. From these nozzles, limestone slurry is
sprayed down like a spray, and the flue gas then comes in contact with the limestone slurry being sprayed on this flue gas. And here the sulfur dioxide and calcium hydroxide reaction takes place. So what happens? SO2, which is an acidic gas, reacts with calcium hydroxide, which is a base, and then forms a salt, which is calcite, calcium sulfite plus water. This reaction happens in this area. Then what happens? This you see this oxidizing gas. Here air is pumped, like compressed air is pumped here in this area. So when calcite comes down, it reacts with this compressed air, which has oxygen in it, and forms calcium sulfate, which is gypsum. So forced oxidation, because this gas is being pumped here, compressed air is being pumped here. So this compressed air causes the forced oxidation of calcite, which is calcium sulfite here. Calcium sulfite, calcite plus O2 from this compressed air forms gypsum, which is calcium sulfate dihydrate. And gypsum being crystalline, it's heavy and it settles down at the bottom and it is removed from the bottom. So you understand this? These are the spray towers and this is the mist eliminator. So it prevents the flue gas might have some calcium hydroxide because this is getting mixed here. So it prevents the calcium hydroxide from getting out, and only clean flue gas gets out through this to the mouth of this tower. So that's the whole idea. It's a very basic diagram, and here there are stirrers to gently stir or mix the limestone slurry so it doesn't get solidified or doesn't get stuck. So remember this diagram. Use this diagram whenever you talk about flue gases desulfurization unit on your exams. तो अब हम समझते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट के बारे में. ये एक टावर है जिसको हम स्प्रे टावर, लाइमस्टोन अब्जॉर्बर टावर, वेट स्क्रबर, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट, इसमें से कुछ भी कह सकते हैं. इस टावर में ये जो नीचे का 1/3 हिस्सा है, इसमें लाइमस्टोन स्लरी होता है. लाइमस्टोन स्लरी बेसिकली लाइमस्टोन को चूरा बनाया, एकदम पाउडर की तरह करके उसको पानी से मिक्स किया, और तब वो पानी से मिक्स होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रह जाता है, फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है फाइनली. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यहाँ पे और पानी होता है, और इसको एक पंप के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर इन नोजल्स तक पहुंचाया जाता है, और फिर इन नोजल्स से ये पानी को स्प्रे किया जाता है एकदम फुहारे की तरह. और ये डर्टी फ्लू गैस जो कि बॉयलर से आ रही है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट अभी बहुत हाई है, और सल्फर डाइऑक्साइड डर्टी येलो कलर की गैस है, तो उसको इस येलो एरो से, पीले एरो से दिखाया गया है. तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस, फ्लू गैस, चढ़ती है ऊपर, और यहाँ उसका सामना होता है इन स्प्रे टावर्स के फुहारों से, जिन फुहारों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. और फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फ्लू गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है. जब ये फ्लू गैस आ रही होती है इस टावर में, तो उसका पीएच होता है 4 या 4 से भी कम, और ये लो पीएच वाली एसिडिक गैस जब रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, तो कैल्शियम सल्फाइड यानी कैल्साइट बनाती है. और फिर ये कैल्शियम सल्फाइड नीचे आता है, और नीचे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग गैस मतलब कि कंप्रेस्ड एयर नीचे यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, और फिर यहाँ होता है फोर्स्ड ऑक्सीडेशन. तो कैल्शियम सल्फाइड जो है उसको कंप्रेस्ड एयर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, तो वो उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो कि होता है जिप्सम. और ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो भारी है, और ये नीचे आ जाता है, और नीचे फिर हम इसको जिप्सम सॉल्ट को हटा लेते हैं, और फिर उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. जिप्सम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है. तो पीएच ऑफ इनकमिंग फ्लू गैस इज 4 और लेस देन दैट, एंड पीएच ऑफ आउटगोइंग गैस इज 6.5 एटलीस्ट. क्यों? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये तो अब्सॉर्ब हो गया, तो गैस काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि एसिडिक गैस रिमूव हो गया है, और फिर क्लीन गैस बाहर जाती है जो कि न्यूट्रलाइज्ड गैस है रिलेटिवली, और उसका पीएच हाई है, 6.5 है, जो कि नॉर्मल पीएच के आसपास है. क्योंकि नॉर्मल पीएच जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो 7 होता है, और फ्लू गैस का जो पीएच है वो अब 6.5 हो चुका है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है. ये डिमिस्टिफायर लगा है, इसका एक ही काम है कि स्प्रे टावर के थ्रू जब फ्लू गैस ऊपर उठेगी, तो हो सकता है कि फ्लू गैस में कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स हो गया हो और वो ऊपर चढ़ जाए और वो बाहर निकल जाए. तो उसको रोकने के लिए ये डिमिस्टिफायर लगा रहता, मिस्ट एलिमिनेटर लगा रहता है, और उससे मिस्ट को मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पार्टिकल्स है उसको रोक लिया जाता है, और सिर्फ हवा ही बाहर जा पाती है, क्लीन एयर बाहर जा पाती है. तो इस डायग्राम को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए. किसी भी एग्जाम में अगर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में या वेट स्क्रबर के बारे में लिखना आता है,
तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये केमिकल रिएक्शंस आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। सिंपल एक एसिडिक गैस है, वो एक बेस के साथ रिएक्ट करती है, सॉल्ट बनाती है। उस सॉल्ट को हम और ऑक्सीडाइज करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और देखते रहिए मेरा चैनल, जुड़े रहिए। कोई भी सवाल हो या आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझसे जरूर बताएं, कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। So hopefully you like this video, and if you need any more help, or if there was anything that you think is doubtful or you didn't